स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जून 2024 के हम लोग पीवाईक्यूज या डिस्कशन कर रहे हैं यूजी नेट के। आज के सवाल इस प्रकार हैं। पहला ये है कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है दोस्तों। इसमें पहला दिया गया है कि प्रसिद्ध मुगल पेंटिंग्स इधर दी गई हैं, यानी पेंटिंग्स के नाम है ये, और उस पेंटिंग्स को कौन से चित्रकार ने बनाया है उसके नाम इधर दिए गए हैं। तो पहला है कि दुर्लभ अश्व के साथ निर्जन क्षेत्र में मजनू। ये पेंटिंग बनी है दोस्तों कि एक ऐसा अश्व मतलब घोड़ा है जो नॉर्मल नहीं दिखता है और निर्जन क्षेत्र है, वहां पे कोई है नहीं वहां, मजनू उस घोड़े के साथ खड़ा हुआ है। ये पेंटिंग बता रही है। दूसरा है साइबेरियाई सारस की पेंटिंग। ये किसने बनाया था? तीसरा है चिनार वृक्ष पर बैठी ढेर सारी गिलहरियां। ये चित्र किसने बनाया था, ये पेंटिंग? और बिशन दास का चित्र किसने बनाया था? तो इधर नाम दिए गए हैं दोस्तों, बसावन, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन, और चौथा है दौलत। आप मिलाइए किसमें कौन कौन सा होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले वाले वीडियो में अगर देखेंगे तो उसमें मुगल काल को हमने जो प्रमुख रूप से कलाकार थे उनकी हमने बात की थी। जैसे अकबर के काल में दसवंत बसावन की बात हमने की थी, तानसेन की बात की। वहीं जहांगीर के काल में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास की बात की थी, जिनको फारस के शाह के पास चित्र बनाने के लिए भेजा था। शाहजहां के दौर में भी गोवर्धन के विचित्र और लाल खांगुर समुद्र की बात की थी। जैसे ही आप इसके पहले देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि अकबर का जो समय था दोस्तों, अकबर के काल में मुख्य रूप से कहानी और बुक्स पर चित्रण किया जाता था। वहीं जहांगीर का जब काल आता है तो प्रकृति, जानवर, इंसानी चेहरे, ये सब बनाने जाने लगे। वहीं जब शाहजहां की बात आती है तो भव्यता, सोने की चमक और दरबारी दृश्य, ये सब आ जाता है। तो हम इस सवाल की बात कर रहे हैं। तो दुर्लभ अश्व के साथ निर्जन क्षेत्र में मजनू, अब तक आपने लगा लिया होगा, ये है बसावन। ये बिल्कुल सीधा है। साइबेरियाई सारस की बात उस्ताद मंसूर, चिनार वृक्ष पर बैठी ढेर सारी गिलहरियां, अब्दुल हसन और बिशनदास का चित्र बनाया था दौलत ने। थोड़ा सा डिस्क्राइब इसमें देख लें। हाँ, दौलत का नाम नया सुन रहे होंगे, लेकिन ये भी जहांगीर के काल के थे, ये भी चित्रकार थे। और जो बिशन दास हैं ये भी चित्रकार थे। दोनों ने दोनों कहाँ के थे? जहांगीर के ही काल में थे, आपस में ही चित्र बनाया था। बिशन दास बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट करते थे, चेहरों के चित्र बनाते थे, इसलिए इन्हें फारस के शाह के पास भेजा गया था। और उनके दरबार में, यानी जो शाहजहां हैं, जहांगीर हैं, इनके दरबार से एक दूत मंडल गया था फारस, और उसी दूत मंडल के साथ इन बिशन दास जी को भी भेजा गया था, ताकि वहां जब ये दूत मिले दरबार में तो कैसे मिल रहा है, कैसा लग रहा है, उसकी पेंटिंग इनको बनानी थी। और बहुत ही शानदार बनाया था, सजीव चित्रण किया था। ठीक है। और दौलत जहांगीर के शासनकाल का भी महत्वपूर्ण था। नाम थोड़ा कम पूछा गया है इसलिए कम आता है। वहीं जहांगीर के ही शासनकाल की बात कर रहे हैं हम, तो जहांगीर के शासनकाल में ये दोनों आते हैं। ठीक है। जहांगीर, और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नादिर उल अस्त अस्र की उपाधि दी थी जहांगीर ने। और वहीं अबुल हसन को नादिर उल उज उज जमान की उपाधि। तो ये मिलाने के लिए आ जाता है कि उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र कहा जाता है या नादिर उल जमान कहा जाता है। तो उस्ताद मंसूर जाएंगे नादिर उल अस्र के साथ, और अब्दुल हसन जाएंगे नादिर उल जमान के साथ। और दोनों जो उपाधियां दी थी उसको जहांगीर ने ही दिया था। और सारस, ये जो सजीव चित्रण बनाया था, ऐसा पहली बार था कि किसी ने इतना सजीव चित्रण बनाया था, उस्ताद मंसूर ने बनाया था।
क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था कि जानवर चित्र प्रकृति पक्षियों की जो कारीगरी चित्रकारी हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल में ज्यादा हुई थी, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। वहीं जब बसावन की बात हो रही है तो बसावन हमने देखा कि अकबर के काल में है, अकबर के काल में थे और उन्होंने मजनू और दुर्बल जो घोड़ा था उनकी उत्कृष्ट आकृति बताई थी। बसावन के साथ एक नाम और आता है दोस्तों, वो है दसवंत का। दसवंत भी अकबर के दरबार में थे। दसवंत जिन्होंने रज्मनामा का नाम सुना होगा। ये रज्मनामा जो है महाभारत का ये फारसी अनुवाद है दोस्तों, उसी का नाम रज्मनामा है। इसके चित्रण में दसवंत ने योगदान दिया था। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। सेकंड पे चल रहे हैं। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए पहले से बाद में। पहला है कि रंगपुर धींग किसान विद्रोह। दूसरा है मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई। और तीसरा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रारंभ किया। और चौथा है थॉमस मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा संबंधी स्मरण पत्र मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब कब हुई थी ये आपको बताना है, सोचिए बताइए। ठीक है, हम पहली बात कर रहे हैं तो रंगपुर धींग ये कहाँ पड़ता है। ये दोस्तों बंगाल में पड़ रहा है। रंगपुर जिला है, रंगपुर जिला है एक, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ राजस्व के लिए बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे, इसकी वजह से रंगपुर धींग विद्रोह हुआ था। वहीं हाँ, ये कब होता है ये इम्पोर्टेंट है, तभी तो लगा पाएंगे। रंगपुर धींग विद्रोह 1783 में होता है, 1783 में। अब दूसरा है मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी दोस्तों। किसके किसके द्वारा, दो लोग थे, श्री धरलू नायडू और दूसरा था केशव चंद सेन। ठीक, ये दोनों ने मिलकर इनके प्रयासों से मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। वहीं ईश्वरचंद विद्यासागर ने साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश दोस्तों बांग्ला अखबार था। बांग्ला अखबार ये पहला अखबार था जिसने नील विद्रोह का समर्थन किया था, नील आंदोलन का समर्थन किया था। और ये 1859 में संस्कृत प्रेस से संस्कृत प्रेस से और इसके उस समय संपादक थे द्वारकानाथ भूषण। ये इम्पोर्टेंट है कि जब सोम प्रकाश प्रकाशित हुआ तो 1859 में इसके कौन से संपादक रहे हैं, तो द्वारकानाथ भूषण थे। इन्हीं के संपादकत्व में ये अखबार आता है, इसकी शुरुआत होती है। चूंकि इसने नील विद्रोह का समर्थन किया था इसलिए इससे एक और बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ भी रहा है ये। 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हाँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके थ्रू ये सोम प्रकाश को बंद होना पड़ा था। इसका रीजन यही था। तो ये कब हुआ था, 1859 में। वहीं थॉमस मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा संबंधी स्मरण पत्र मैकाले मिनट्स की बात हो रही है, ये 1835 में आता है। और एग्जैक्ट देखेंगे तो 2 फरवरी 1835 में आता है। ठीक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है विलियम बेंटिंक के साथ। विलियम बेंटिंक का कार्यकाल में इनको नियुक्त किया जाता है। और ये मैकॉले थे जो एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट की जो लड़ाई थी, कि क्या लड़ाई थी, 1813 में चार्टर के द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा के बजट के रूप में पेश किया गया था। तो
इसको खर्च करने में विवाद हो गया कि हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी किस भाषा पे खर्च किया जाए, किस साहित्य पे खर्च किया जाए। तो मैकॉले ने क्लियर कर दिया कि भाई नहीं, इंग्लिश साहित्य पर ही खर्च किया जाएगा। और इन्होंने एक बात और की कि इंग्लिश पे ही ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्हीं के साथ आती है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यही देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब ऊपर के बड़े लोगों को, जो शिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी तो छोटे लोगों में धीरे धीरे अपने आप रिसके चली जाएगी। पानी से एक तुलना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। हालांकि इनकी सीरियल वाइज आप लगा सकते हैं। इसमें कौन सा है? पहला है 1783, 1864, 1859 और 1835। तो सबसे पहले ए ही आ जा रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है दोस्तों, प्राचीन भारत में विवाह के प्रकारों से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो इसमें अश्वमेध, दूसरा है अनुलोम, तीसरा है वाजपेय, चौथा है प्रतिलोम। ये चार दिए गए हैं। बताया गया है कि कौन से विवाह थे। दोस्तों आपको बता दें कि विवाह जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर देखेंगे तो दो विवाह होते हैं, जिसमें अनुलोम होता है और प्रतिलोम होता है। और वहीं हिंदू शास्त्र की बात करते हैं, हिंदू शास्त्र में या यूं कहें कि मनुस्मृति में कितने हैं? 8 विवाह की बात की गई है। 8 विवाह कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। 8 विवाह की बात करते हैं। ये 4 जो विवाह होते हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, इनको उत्तम माना गया है। बाकी 4 जो असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच होते हैं, उनको निम्न विवाह माना जाता है। लेकिन यहाँ वर्ण व्यवस्था के आधार पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की बात हो रही है। अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें जो पुरुष हो वो उच्च वर्ण का हो, जैसे ब्राह्मण पुरुष हो और निम्न वर्ण की कन्या हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, तो ये अनुलोम विवाह होता है। वहीं प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या हो और निम्न वर्ण के पुरुष हो, तो ये प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। ये अश्वमेध क्या है और वाजपेय क्या है? दोनों यज्ञ हैं दोस्तों। वाजपेय जो वैदिक यज्ञ है, जो कि राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था, जबकि अश्वमेध यज्ञ जो होता था चक्रवर्ती सम्राट ही करते थे और अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए इसको किया जाता था। इस तरीके से ये सवाल छोटा था, कंप्लीट होता है। चौथे पे चलते हैं दोस्तों। चौथा सवाल, परंपरा अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी क्रमशः कितनी थी? इसके पहले भी शायद परसों नरसों यानी 2-3 दिन पहले में ये काफी अच्छे से कवर हुआ है। अलवार और नैनार कौन थे दोस्तों? दक्षिण भारत की बात हो रही है, साउथ इंडिया की बात हो रही है। इसमें मध्यकाल में यानी 5th या 6th सेंचुरी से मान सकते हैं, 10th सेंचुरी के बीच में भक्ति आंदोलन चला था, भक्ति आंदोलन हुआ था। दक्षिण में हुआ था, याद रखना। और उत्तर में इसको लाने का श्रेय, देखो दक्षिण में चला था और उत्तर में लाने का श्रेय जब रामानंद को है, रामानंद जी को है, जो कि 14th 15th सेंचुरी में लाए थे। इनको महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है भक्ति आंदोलन का। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अलवार और नैनार संतों की संख्या कितनी है। नैनार को अगर समझना चाहें दोस्तों, तो नैनार नयन से बना है। नयन यानी शंकर जी, यानी शैव धर्म से संबंधित या शिव को मानने वाले नैनार होते थे। इनकी संख्या 63 मानी गई है। और अलवार वही थे, वो भगवान विष्णु को आराध्य देव मानते थे और इनकी संख्या दोस्तों 12 मानी गई है। अगर अलवार संतों की भक्ति गीतों के संकलन की बात करेंगे तो नला, यीरा, दिव्य प्रबंधन,
प्रबंधनम, नलायिरा दिव्य प्रबंधनम, अलवार संतों का जो भक्ति गीतों का संकलन है ये होगा। वहीं नैनार गीतों का तिरुमुरई, तिरुमुरई ये जो था संकलन, ये नैनार संतों के भजनों का संकलन था। ये समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे, इसमें विभिन्न वर्गों से आते थे। तो इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो जाएगा, 12 से आंसर क्या हो जाएगा 12th अलवार नैनार 63। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें एक चीज और थी कि जो 12 अलवार संत थे उसमें से एकमात्र महिला थी, महिला संत थी, इनका नाम था अंडाल। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल कंप्लीट होता है। 5th की बात करेंगे। 5वां क्या है दोस्तों, 5वां ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट में दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव, बी है क्रिप्स मिशन, सी वेवेल प्लान और डी कैबिनेट मिशन। वहीं सूची सेकंड में 1945 टू 1942, 1946 एंड 1940 की बात हो रही है। हाँ, आप करते रहिए, हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट डेट 8 अगस्त 1940 आती है इसकी। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा आंसर 1940। ठीक है, ये पहली बार था अगस्त प्रस्ताव के दौरान, पहली बार था। क्या था पहली बार, कि भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान बनाने के अधिकारों को स्वीकार कर दिया गया था। यानी अंग्रेजों ने स्वीकार किया, चलो ठीक है तुम अपना अधिकार बनाओ। पहली बार तक भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान बनाने के लिए अधिकारों को स्वीकार किया गया था कि ये आपका अधिकार है, अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। वहीं जब क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये दोस्तों मार्च 1942 में आता है। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में ये मिशन भारत भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, आप जान ही रहे हैं। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है और अंग्रेज चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा या अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो दे दिया जाएगा था, तो वही अभी दे नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी थी, तो इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, किसको, क्रिप्स मिशन को। तो 1942 मार्च 1942 है, तो 42 किधर है, यहाँ पे आ जाएगा। वेवेल प्लान की बात हो रही है, तो वेवेल प्लान दोस्तों 1945 में आता है और वायस राय वेवेल थे, इन्होंने ही बनाया था कि भारत में राजनीतिक जो गतिरोध है उसे दूर करने के लिए जून 1945 में एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसको लेकर शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, शिमला सम्मेलन का आयोजन किसके तहत हुआ था, वेवेल योजना के तहत। जून 1945 में वेवेल योजना आती है, तो 1945 में कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट का। वहीं कैबिनेट मिशन प्लान की बात जब हो रही है तो ये 1946 में होता है दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, इटली थे, इटली। तो ये आते हैं मार्च 1946 को। 3 कैबिनेट मंत्रियों का दल भारत आता है और इसी योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था और अंतरिम सरकार बनाई गई थी। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 1946 में। ठीक, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसके साथ, हाँ इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी, बस याद तो करना ही है। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या आता है, जैसे 1757
1767 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1829 में सती प्रथा उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। वहीं 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिजती रेलवे चलती है मुंबई से ठाणे के बीच में, और पहली टेलीग्राफ सेवा भी शुरुआत होती है। फिर 1857 की बात आती है, जो महान क्रांति होती है। 1858 में क्राउन अपना शासन अपने हाथों में ले लेता है भारत का, और फिर 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, गांधीवादी युग शुरुआत होने वाली होती है, क्रांतिकारी शुरुआत चल रही होती है। तो 1905 में बंगाल विभाजन की बात होती है। बंगाल विभाजन होता है किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है, और 1912 में राजधानी दिल्ली आ जाती है। 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, यानी गांधी जी का भारत आगमन होता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके पहले रॉलेट एक्ट आ गया था। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। 1920 में बात करें तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चलता है। 1930 में दोस्तों दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1947 में भारत आजाद हो जाता है, और 1950 में हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये मॉडल थोड़ा सा देख लिए, और हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जरूर। ओके, थैंक यू।